हम सब जानते हैं कि जापान पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक नहीं दो दो परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसके कारण वहाँ पे सब कुछ जलकर राख हो गया था, कुछ नहीं बचा था वहाँ पर। उसके बाद जापान ने जाकर अमेरिका के आगे अपने आप को पूरी तरह से सिलेंडर कर दिया था। फिर ऐसा क्या किया जापान के लोगों ने, जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, सब कुछ जलकर राख हो जाने के बाद भी आज के टाइम पर थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। जापान की इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए टू डिफरेंट सोसाइटीज़ ने वर्क किया है। फर्स्ट वहाँ की लेबर ने, सेकंड वहाँ के स्कूलों ने। चलो फिर देखते हैं कि जापान की लेबर ने अपनी कंट्री को कैसे सपोर्ट किया है। उसके बाद जानेंगे कि स्कूल में ऐसा क्या सिखाया जाता है जिसके कारण आज भी वहाँ के लोगों में इतना डिसिप्लिन है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, चारों साइड समुद्र से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा सुनामी वहाँ पे आती है, जिसके कारण लोगों के सामान और घर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसके बाद भी जापान थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री है। वहाँ के लोगों का बचपन से ही माइंड सेट कर दिया जाता है डिसिप्लिन और टाइम को लेकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान ने अमेरिका के आगे हार मान ली थी, तब अमेरिका ने बोला कि अब आप अपनी आर्मी पर काम नहीं करेंगे, जब भी आपको आर्मी की जरूरत होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जापान ने सोचा कि अगर मुझे आर्मी को बिल्ड ही नहीं करना है तो क्यों नहीं मैं अपनी इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने के लिए फोकस करूं। आर्मी में जितने भी लोग थे उन सबको गवर्नमेंट ने बोला अब आप बिजनेस में आ जाए, जो भी हमारी इकोनॉमिक्स डाउन हुई है उसको ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। फिर सभी आर्मी से बिजनेस में आ गए। जब वो बिजनेस में आए तब जापान की इकोनॉमिक्स को बहुत बेनिफिट हुआ। आर्मी की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन मेकर प्लस टाइम मैनेजमेंट वाले आसानी से उनको मिल गए। आर्मी के लोग बहुत परफेक्ट होते हैं। जब वो बिजनेस में आए तो वो हम अपने प्रोडक्ट को 100% बेस्ट क्वालिटी का बनाते थे, जिसके कारण 0.011% भी कोई भी कमी नहीं निकाल पाता था। जापान की ट्रेन 10 सेकंड भी लेट हो जाती है तो पैसेंजर के पास में मैसेज चला जाता है, अगर आप काम से जा रहे हो और वहाँ पे 10 सेकंड लेट पहुँच रहे हो तो आप हमारा मैसेज दिखा देना कि हमारे कारण आप 10 सेकंड लेट हो गए हो। इससे पता चलता है कि जापान के लोगों के लिए एक एक सेकंड कितना कीमती है। वहाँ की ट्रेन पूरे साल में सिर्फ 18 सेकंड लेट होती है एक ट्रेन। कितनी अच्छी बात है कि वे अपने टाइम को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। जापान के लोगों में बचपन से ही इतना डिसिप्लिन डाल दिया है, जिसके कारण आज वो थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है। मेरा एक क्लाइंट जापान में गया एक मीटिंग में, वहाँ पे वो 1 मिनट लेट हो गया। जैसे ही वो मीटिंग में एंट्री करता है, वहाँ के लोग बोले कि हमें लगा आप मर गए हो। तो वह शौक हुआ, वो बोले मैं मर गया हूँ, क्या मतलब, मैं तो जिंदा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आप जापान में 1 मिनट भी लेट आते हो तो उनको लगता है कि आप मर गए हो। तो इससे पता चलता है कि वो अपने टाइम को लेकर कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं जापान के स्कूल के बारे में। ऐसा क्या सिखाया जाता है जापान के स्कूल में जो वहाँ की इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने में इतनी हेल्प मिलती है। जापान के स्कूल में ग्रेड सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बच्चों के दिमाग पे काम किया जाता है, मतलब उसको इम्प्रूव करने पे काम किया जाता है, ना कि ग्रेड पर काम किया जाता है। चलो ऐसा ही कुछ जान लेते हैं जापान के बारे में। पहली बात तो ये, जापान के लोग 100% पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पर बहुत फोकस करती है उनके करियर को लेकर। हम सब जानते हैं कि इंडिया के न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में क्या आता है। वहाँ पर ज़्यादा अगर न्यूज़ आती है या तो बाढ़ की आई जाती है, या कोई मर गया है, या किसी ने किसी को मार दिया है, इस टाइप की मैक्सिमम न्यूज़ होती है। या इस आदमी ने उसके साथ ऐसा कर दिया है, उस आदमी ने उसके साथ वैसा कर दिया, इस टाइप की फालतू ये न्यूज़ होती है। कहीं पर भी काम की न्यूज़ नहीं आती है। बट यही चीज़ अगर मैं जापान में देखूँ तो जापान की न्यूज़ में आपकी हेल्थ के ऊपर बताया जाता है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पे 100 साल जी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली एक 100 साल बहुत कम एज होती है। ठीक है, आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपनी पॉजिटिव माइंड कर सकते हो, सबसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये सब कुछ आपके टाइप में बताया जाता है। जापान के स्कूलों में पहले से ही सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, जिसके कारण लाइफ में चलकर वो आगे मेंटली और फिजिकली फिट रह पाए। स्टूडेंट्स मॉर्निंग से इवनिंग तक वहाँ पे सबको ग्रीटिंग करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। स्टूडेंट्स अपने बैग में स्पोर्ट्स शूज़ और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लेके जाते हैं। जब उनका स्पोर्ट्स पीरियड होता है देन वे अपने कपड़े और शूज़ चेंज करते हैं और अच्छे से खेलते हैं, जिसके कारण उनकी सेकंड यूनिफॉर्म ख़राब नहीं होती है। स्टूडेंट्स के पास में एक हेल्थ चेकअप कार्ड होता है, वे डेली उसको फॉलो करते हैं, टीचर भी उसको फॉलो करते हैं। उसमें 3-4 टाइप की बीमारियाँ लिखी होती है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका, कहीं से ब्लड आ तो नहीं रहा, या कदर कोई बीमारी ना हो। ये इसलिए होता है कि प्रेजेंट में उनको कोई बीमारी ना हो, ये चेक करने के लिए।
जापान के लोगों को स्कूल में ही सिखा दिया जाता है कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हो तो गेट पे ही अपने शूज़ उतार के दूसरे शूज़ पहन के अंदर आइए, जिसके कारण बाहर के जो जर्म्स है वे अंदर एंट्री ना कर पाए, घर के अंदर हो या स्कूल के अंदर हो या कहीं ऑफिस में ना कर पाए। जापान के सभी स्टूडेंट्सों को एक जैसा खाना खाना पड़ता है, वो खाना उनको स्कूल्स में ही मिलता है, वह खाना उनके न्यूट्रिशन को ध्यान रख के बनाया जाता है। जापान के स्कूल ट्राई करते हैं कि बच्चों को 100% न्यूट्रिशन दे पाए, जिसके कारण वह फार्मर के पास में खुद जाते हैं और सब्जियां लेकर आते हैं। सब्जियों को कुछ ग्रेड दिए जाते हैं, जिस सब्जियों को 1 या 2 ग्रेड मिल जाता है वह उन सब्जियों को अपने साथ स्कूल ले आते हैं। जब स्कूल फार्मर के पास में जाता है तो वह स्टूडेंट्स को भी लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि कैसे सब्जी प्रोडक्शन होती है, कैसे वहाँ पे काम किया जाता है और साथ साथ में उनसे काम भी करवाया जाता है, यह सिखाने के लिए कि सब्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। जापान के स्कूल में 1 महीने पहले ही मेन्यू सेट कर दिया जाता है खाने का सीज़न के डिपेंड पर। जापान के स्कूलों में जापानी फूड ही दिया जाता है, मतलब कि डोमेस्टिक फूड दिया जाता है। रीज़न ये होता है कि वह अपने कल्चर को बचा पाए। में फूड पहले टीचर या प्रिंसिपल चेक करती है, जिससे कि वह फूड ठीक हो, उसके बाद में वह स्टूडेंट्स को दिया जाता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद में टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स अपनी क्लास को क्लीन करते हैं, अपने बाथरूम को क्लीन करते हैं और साथ साथ में अपने पूरे स्कूल को क्लीन करते हैं। स्टूडेंट्स को बचपन से ही डिसिप्लिन में रहना और कंट्री को क्लीन रखना सिखाते हैं। वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, हम भी अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं? इसी बात को समझाने के लिए मैं आपसे 2 मिनट लूँगा कि वो अपनी कंट्री से इतना प्यार क्यों करते हैं। जापान के लोग अपने देश में वेस्ट प्रोडक्ट कम से कम प्रोड्यूस होने देते हैं। वह अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो वह उसे ग्लू से चिपका कर अपने घर पे रख लेते हैं सजा कर। उनका मानना है कि अगर मैंने वो बाहर फेंक दिया तो मेरी ही कंट्री में वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा। बट ये बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, बेकार हो जाती है या टूट जाती है, हम उसको फेंक देते हैं बाहर। जापान का मानना है कि जिस वाटर से हैंड वॉश करते हैं वह उस वाटर को फेंकते नहीं हैं, वो उस वाटर को रीयूज करते हैं। आपने सही सुना, वो उस वाटर को रीयूज करते हैं टॉयलेट में फ्लश करने के लिए, जिससे उस वाटर को दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वाटर को यूटिलाइज भी कर सकते हैं और अपने देश का वाटर जितना भी है मैक्सिमम वो सेव कर पाते हैं। वह खाना को ख़राब नहीं करते हैं, तो वह उतना ही खाना लेते हैं जितना कि वो खाना खा सकते हैं। जापान की सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ना कभी ख़राब करते हैं, ना कभी उनको तोड़ते हैं। जापान के लोगों को पता है उससे कुछ नहीं होगा। जापान के लोगों को भी पता है जितने भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो उनके टैक्स से बनती है। वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ वे बनाते हैं वो भी सिर्फ टैक्स से ही बनाई जाती है। उनको भी पता है अगर वो ख़राब हो गई या टूट गई तो टैक्स के रुपये से ही दोबारा से उसको बनाया जाएगा। जापान के लोग अपनी कंट्री की हर चीज़ से बहुत प्यार करते हैं। वह मैक्सिमम प्रोडक्ट को रीयूज़ करते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।